रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ी है। सोचा गर्मी की कुछ दिनों की राहत के लिए क्यों ना मैनपाट चला जाए। पहाड़ों की रानी मैनपाट वैसे तो एक छोटा सा शहर है, मगर अपने आप में प्रकृति की सुंदरता और ठंड छिपाए हुए है। बस यही सोचकर वहां रहने वाले अपने मित्र सुरेंद्र के पास चला गया था। मगर मुझे क्या पता था कि मेरा ये गर्मियों से बचने का प्रयास जिंदगी का एक बहुत ही दुखद अनुभव बन के रह जाएगा। सुरेंद्र मुझे रिसीव करने स्टेशन पर आया था। स्टेशन से उसके घर तक जाते जाते ही मन प्रसन्न हो गया। सुंदर पहाड़ी इलाका, मौसम काफी ठंडा और प्यार भरी वादियों के दृश्य, ये सब कुछ देखने के लिए ही तो आंखें तरसती रहती है। सुरेंद्र वैसे भी काफी मिलनसार व्यक्ति है और मेरे बचपन का मित्र है। मुझे पाकर तो जैसे खुशी से फूल उठा था। एक दो दिन तक हम घूमते फिरते रहे। उस दिन शाम को घूमते घूमते हम मार्केट की ओर निकल गए थे। अभी बातें करते हुए हम सामने से गुजर ही रहे थे कि एक 35-36 साल की महिला हमारे पास से गुजरी और सुरेंद्र को देखते ही बोली, अरे सुरेंद्र बाबू नमस्ते। सुरेंद्र भी उन्हें देखकर ठिठक गया। ओ कमलिनी जी नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। इन्हें नहीं पहचाना? हाँ ये मेरे मित्र हैं, ये बिलासपुर से आए हैं। गर्मियों का जो आलम है, बस थोड़ी राहत पाने के लिए चले आए थे। ओह नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? वैसे मैं पेशे से लेखक हूँ। ओह लेखक, अरे वाह, मुझे भी लेखक बहुत पसंद है। आप लोग आज शाम को मेरी दावत पर क्यों नहीं आते? बैठकर बातचीत हो जाएगी। वैसे मैं भी थोड़ा बहुत लिखने का शौक रखती हूँ। आपको कुछ दिखा दूंगी, कम से कम आपके विचार मिल जाएंगे कि मैं लिख सकती हूँ या बस बॉडम काम ही कर रही हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रहे? तो दावत फिक्स रही, ठीक है? असली में अरे अब कोई नानुकर नहीं, आप लोग आज शाम को मेरे यहाँ आ रहे हैं। महिला किस तरह से दावत देने पर हम दोनों ही ना न कर सके। फिर महिला वहां से चली गई। मैंने सुरेंद्र से पूछा, कौन है ये महिला? ये वैसे तो मिसेस बैनर्जी हैं, मगर हम इन्हें कमलिनी जी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वो भी इसी नाम से पुकारा जाना ज़्यादा अच्छा समझती है। इनके पति का देहांत हो चुका है, यही कोई 1.5 साल हुए। बेचारी बहुत दुखी महिला है। पति जब तक था तब तक भी दुखी थी, और पति के जाने के बाद तो तुम समझ ही सकते हो। 35-36 साल कोई विधवा होने की उम्र नहीं होती है, ये बात तो सच है। मगर पति से क्या दुख था इन्हें? दोस्त, एक तरह से अगर कहा जाए तो पति का चले जाना इनके लिए थोड़ी सी राहत की ही बात थी। बड़े अजीब स्वभाव के थे इनके पति, बहुत ही गुस्सैल, चिड़चिड़े और क्रूर स्वभाव के। अपनी पत्नी पर हमेशा शक करते, उसके साथ मारपीट करते। अगर वो किसी व्यक्ति से बात कर ले या उसकी तरफ देख भी ले तो उनके लिए असह्य था। बेचारी की जब से शादी हुई थी तब से दुखी सहा है। महाशय को यह भी शक था कि उनका बच्चा उनका नहीं है। क्या? ओह शिट, ऐसे लोग पैदा ही क्यों होते हैं धरती पर? हाँ, मगर जल्दी चले गए, यही अच्छा हुआ। खैर, महिला वैसे स्वभाव की बहुत मिलनसार और अच्छी है। आज शाम को जा ही रहे, चलो तुम भी उनसे जरा अच्छे से बातचीत कर लेना और देखना उनकी लेखनी की कला कैसी है। ओह बिल्कुल। मगर उस दिन शाम से ही मौसम ने करवट ले ली थी। रह रहकर बारिश हो रही थी, पर हम क्या करते, दावत ले चुके थे। अब अगर मिसेस बैनर्जी ने तैयारी कर ली होगी तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम दोनों एक एक छाता लेकर उनके घर की तरफ चल पड़े। वैसे उनका घर मेरे मित्र के घर से ज्यादा दूरी पर नहीं था।
शाम करीब 7:30 बजे हम उनके घर पहुंचे। वो स्वागत के अंदाज में ही खड़ी थी। अरे आइए आइए। घर काफी सुंदर और सजा धजा था। बैठक में भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी। महिला की सौंदर्य बोध की तारीफ करनी होगी। घर को क्या सुंदर सजाया है। बैठक में एक नवयुवक पहले से मौजूद था। यही कोई 30-32 साल का होगा। हमें देखते ही वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, मैंने इन्हें भी बुला लिया, आप लोगों को कंपनी हो जाएगी। अरे बहुत अच्छा किया आपने। फिर हम सभी चाय के कप लेकर बैठ गए। महिला ने अपनी लेखनी दिखाई मुझे। काफी अच्छा लिखती हैं आप, मैंने कहा, और आपकी कविताएं तो ऐसा लगता है दिल की गहराइयों से लिखी है। जी, अच्छा लगा सुनकर, बस प्रयास करती हूं मैं। अचानक ही सुरेंद्र बोल उठा, वैसे कमलिनी जी, आपको एक और बात बताऊं, ये महाशय सिर्फ लेखक ही नहीं है, एक तरह से पैरानॉर्मल साइंटिस्ट भी है। क्या? हाँ, थोड़ा बहुत रिसर्च करता हूं मैं इस विषय में। आप आत्माओं को बुला सकते हैं? हाँ, कर सकता हूं ऐसा। ओह माय गॉड, आप तो बहुत अच्छे मिले। आपसे मुझे बहुत सारे काम हैं। वैसे पहले खाना खा लेते हैं, फिर बातें करेंगे। रात 8 बज रहे थे। महिला रसोई की तरफ चली गई। पीछे पीछे वो नवयुवक भी चला गया। मैंने इशारों ही इशारों में सुरेंद्र से पूछा, वो कौन है? वो यही पास में रहता है। वैसे मुझे लगता है कमलिनी बहुत जल्दी इससे शादी करने वाली है। वैसे इस उम्र में विधवा होने पर अकेले रहने का मन किसका करता है? हाँ, ऐसे अच्छी बात ही है। नवयुवक देखने में अच्छा ही है। दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। खाना खत्म करने के पश्चात हम लोग उठने ही वाले थे कि अचानक लाइट गोल हो गई और इसके साथ ही बाहर मूसलाधार में वर्षा होने लगी। ओह, आप लोग रुकिए, मैं लाइट की व्यवस्था करती हूँ। घर में इन्वर्टर था। इन्वर्टर जलाते ही कमरे में रोशनी अवश्य हो गई, मगर हम लोगों के लिए मुश्किल हो गई। अब इतनी मूसलाधार बारिश, ऊपर से पहाड़ी रास्ता, ऐसे में घर जाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। हम लोग वहीं बैठ गए और बातें करने लगे। बातें करते करते रात 11 बज चुके थे, मगर बारिश थी कि थमने के कोई अंदाज ही नहीं दे रही थी। मुझे लगता है आज रात आप लोग को यहीं रुकना पड़ेगा, कमलिनी बोल पड़ी। लग तो ऐसी रहा है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए सोने के लिए पास के कमरे में इंतज़ाम कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, हम लोग यहीं सोफे पर सो जाएंगे। अरे वाह, तो फिर तो ये अच्छी बात हुई। अब तक चुप बैठा ना हुई और बोल पड़ा, मैं भी यही सोऊंगा, सोच रहा था। चलिए, आप लोगों के साथ कंपनी हो जाएगी, बातें करेंगे। हाँ, आप लोगों को क्या लगता है ऐसी रात में सोकर बिताऊंगी? आप लोगों के साथ बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। बातें करते हुए रात बीत जाएगी। वैसे अब जो समय हो रहा है, मुझे लगता है आपको अपने पैरानॉर्मल साइंटिस्ट वाले रूप में आ जाना चाहिए और कुछ अनुभव हमें सुनाने चाहिए। वैसे भी बाहर की तेज बारिश और ये वातावरण। इसके बाद हम इसी विषय में कुछ बातें करने लगे। बातें करते करते अचानक कमलिनी बोली, आप मेरी मदद कर सकते हैं? वैसे मैंने सोचा था एक आध दिन आपसे बोलूँगी, मगर जब आज रात भी आप यहीं हैं तो कैसी मदद? मेरे पति, शायद आपको उनके बारे में पता हो, बड़े अजीब स्वभाव के थे। वैसे तो मैंने अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ कमाया और आज भी मैं जॉब में हूँ, पर मेरे पति की एक LIC पॉलिसी है करीब 1 करोड़ की, मगर उन्होंने मरने से पहले उसका पासवर्ड मुझे नहीं बताया अपने स्वभाव की वजह से। आज अगर वो पैसे
मेरे पास आ जाए तो कम से कम मेरे बेटे की ज़िंदगी सुधर जाएगी। वैसे आपका बेटा मेरे पेरेंट्स के पास रहता है, मैं तो जॉब और ज़िंदगी की जद्दोजहद में बिज़ी रहती हूँ, इसलिए उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाती हूँ। वहीं स्कूल में पढ़ रहा है। ओह अच्छा अच्छा, तो आप चाहती है कि हम आपके पति की आत्मा को बुलाएं? और जी बिल्कुल, अगर आप ऐसा कर सके तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसमें हमें एक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी जिसके शरीर में आपकी पति की आत्मा आएगी और आपसे बात करेगी। वो मैं बनने के तैयार हूँ। अचानक नवयुवक बोल पड़ा। देखिए, आप ठीक से सोच लीजिए, क्योंकि आत्मा के आने के बाद हो सकता है कुछ नेगेटिव सिम्टम्स आपके शरीर में आए, कुछ बीमारी वगैरह आपको, उसकी आप चिंता मत कीजिए। अगर कमलिनी जी की मदद हो जाती है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ओह तो ठीक है, ये तो अच्छा हुआ। मैं अपने साथ मंत्रों की किताब हमेशा रखता हूँ, और आज 14 की तिथि भी है, तो समय अत्यंत उत्तम है। आपके पति की आत्मा को बुलाया जा सकता है। हाँ, कुछ एक उपाय करने होंगे, वो मैं कर देता हूँ। इसके बाद मैंने कमरे की लाइटें धीमी करा दी, 2 गोले बनाए, जिसमें से एक में मैं बैठा, एक में उस युवक को बिठाया। कुछ मोमबत्तियाँ, नींबू और कुछ उपचार के सामान इकट्ठे किए। अब हम आपके पति की आत्मा को बुलाने जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, परिस्थितियों से डरिएगा नहीं, क्योंकि अगर कोई भी डरेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आत्माएं साधारण सा हमसे बात करना नहीं चाहती है, इसलिए वो हमें डराने भटकाने की कोशिश करेंगी, मगर हमें अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान रखना है। इसके बाद मैं मंत्रों की किताब से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। प्रथमतः तो सब कुछ सामान्य ही रहा, मगर फिर धीरे धीरे कमरे का मौसम बदलने लगा। बाहर की अपेक्षा कमरे के अंदर ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी। यही नहीं, हवा के एक तेज झोंके इधर उधर चलने लगे। मिस्टर अमृत बनर्जी, क्या आप इस वक्त इस कमरे में हैं? मिस्टर अमृत बनर्जी, क्या आप इस वक्त इस कमरे में हैं? ये आपके माध्यम के रूप में है, आइए इसमें प्रवेश करिए और हमसे बातें करिए। मिस्टर अमृत बनर्जी, क्या आप इस कमरे में हैं? क्या है? अचानक ही नवयुवक चीख पड़ा। अरे उल्टा पापिनी, तुझे क्या चैन नहीं पड़ता है? मौत के बाद भी मुझे आराम से नहीं रहने देती। क्यों बुलाया तूने मुझे? अमृत वो LIC पॉलिसी का पासवर्ड तो तुम बिना बताए चले गए थे। तो भूखी भेड़िए की तरफ पैसे 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 करते रहे बस। अमृत, मैंने कब पैसे किए हैं? और ये पैसे मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, तुम्हारे बेटे के लिए। मेरा बेटा? अरे हरामजादी, वो मेरा बेटा कभी नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। अमृत, तुम अगर जिंदा रहते तो मैं तुम्हें बोन मैरो टेस्ट करवा देती। वो तुम्हारा ही बेटा है। मैं तेरी बातों पर विश्वास नहीं करता। मिस्टर अमृत, आपसे हम यहाँ बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो आपसे पूछा जा रहा है जवाब दो। तू कौन है? मुझसे तू तड़ाक करने की कोशिश मत करो, अभी तुम्हें बताता हूं। और इसके बाद मैंने एक खास मंत्र पढ़ा। छटपटा उठा था उसने वो यक्कर शरीर। नहीं, ठीक है, मैं बताता हूं। और इसके बाद उसने वो पासवर्ड बता दिया। ठीक है मिस्टर अमृत, आपका काम हो चुका है। आपको जो हमने तकलीफ दी उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। अब आप अपनी दुनिया में लौट जाइए। तुम्हारे बुलाने से मैं आऊंगा और तुम्हारे कहने से मैं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, मैं किसी हद तक नहीं जाऊंगा।
पागल मत बनिए इसने अमृत, वापस जाना होगा आपको। नहीं जाऊंगा मैं। ओ तू उल्टा। और अगले ही पल जो कुछ हुआ इसके लिए हम में से कोई भी तैयार ना था। अचानक ही वो नवयुवक गोले से बाहर कूदा और बिल्कुल मिसेस बैनर्जी पर जैसे भूखे शेर की तरह झपट पड़ा। उसके दोनों हाथ मिसेस बैनर्जी की गर्दन पर थे। वो तेजी से उनकी गर्दन दबा रहा था। मैं गोले से बाहर नहीं निकल सकता था, अन्यथा आत्मा को वापस भेजना संभव न था। मैंने तुरंत ही सुरेन से कहा, जल्दी उन्हें छुड़ाओ। सुरेन भी तेजी से कूद पड़ा। बड़ी कोशिश के बाद किसी तरह से मिसेस बैनर्जी को हमने उसके हाथों से छुड़ाया। इसके बाद मैंने एक विशेष मंत्र पढ़ा और जैसे ही पानी छिड़का नवयुवक बेहोश हो गया। ओह थैंक गॉड, आत्मा वापस चली गई। आप ठीक तो है मिस्टर बैनर्जी? हाँ ठीक हूँ। देखा आप लोगों ने किस तरह का व्यवहार करता था आदमी मेरे साथ। आज मरकर भी उसकी क्रूरता कम नहीं हुई। ओह हाँ, अब सब कुछ ठीक है। अब आपको कभी उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। शांत हो जाइए। थैंक यू आपका। आपने मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब तक सुबह होने को थी। हम दोनों घर जाने को तैयार हो गए। चाय पीकर हम वहां से निकल रहे थे। ये कब तक होश में आ जाएंगे? ये मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं उन्हें भी घर भेज दूंगी। आप लोग निश्चिंत होकर जाएं। हम लोग वहां से घर लौट आए। इसके बाद कुछ व्यस्तताओं के चलते और फिर काम के चक्कर में हम मिसेस बैनर्जी से मिल ही ना पाए। फिर मेरा वापस आने का समय भी हो गया। वापस लौटकर मैं अपने कामकाज में बिजी हो गया। 15 दिन बाद अचानक ही सुरेन का कॉल आया। हेलो, हाँ सुरेन, अरे एक बहुत खास खबर तुझे देनी थी। मिसेस बैनर्जी उस लड़के से उस दिन जो मिला था ना, ऋत्विक, उसे शादी कर रही। क्या? हाँ, ऐसे मुझे किसी और के जरिए ही पता चला है। अरे स्ट्रेंज, मगर इतनी जल्दी ये होगा ये मैंने सोचा ना था। हाँ, मैंने भी सोचा नहीं था। एक काम करते हैं, मैं आता हूँ वहाँ, फिर दोनों चलकर मिलेंगे उनसे और बधाई देंगे। हाँ बिल्कुल। 2 दिन बाद मैं एक बार फिर से मैन पार्ट का चक्कर लगा रहा था। सुरेन के घर पहुँचते ही हम मिसेस बैनर्जी से मिलने चल पड़े, मगर वो घर पर नहीं थी। ओह शिट। एक काम करते हैं, ऋत्विक का घर कहाँ है? चल उसी से मिलकर बधाई दे देते। हाँ चल। हम दोनों ऋत्विक के घर की ओर चल पड़े। दरवाजे पर दस्तक दी तो नौकर ने दरवाजा खोला। आप रुकिए, मैं साहब को बुलाता हूं। अचानक ही सीढ़ियों से ऋत्विक उतर रहा था। कौन है रामू? कौन है? साहब कोई। तुमसे कितनी बार कहा है, बिना मतलब आए लोगों से मुझे मिलना नहीं होता है, क्यों बुला देते हो मुझे? आश्चर्यजनक तौर पर हम दोनों चौंक पड़े थे। उस दिन इतने सौम्य खुशमिजाज स्वभाव का युवक आज इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है? कहिए। अरे ऋत्विक बाबू, आपने हमें पहचाना नहीं? उस दिन कमलिनी जी के घर पे। हाँ ठीक है। असली में आप दोनों की शादी की बात सुनी, बड़ी खुशी हुई, इसलिए आपको बधाई देने आए थे। हाँ ठीक है, बधाई देने आए थे, हो गया, दे दिया बधाई। अब जाइए आप लोग। जी हम चलते हैं। हाँ तो जाइए ना, कितने देर रुकेंगे यहाँ? मैं और सुरेन वहां से वापस चले आए। चिंता हमें हमारे साथ हुए अपमान की नहीं थी, अपितु ऋत्विक के स्वभाव में हुए अचानक बदलाव की थी। कमीना, देख रहे हो, घमंड के मारे मर जा रहा है। शादी क्या हो रही है, ऐसा लगता है जैसे ये सब उस 1 करोड़ रुपए का ही कमाल है, वो भी हमारी बदौलत ही मिली है इन्हें। सुरेन, मुझे कुछ और ही लग रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी हम जिससे मिले हैं वो ऋत्विक नहीं है,
ऋत्विक नहीं है तो फिर क्या मतलब? कहना क्या चाहता है तू? हाँ सुरेन, उस दिन हमसे धोखा किया गया है। मैंने मंत्र तो पूरा पढ़ा था, मगर उसके बेहोशी के नाटक ने मुझे इस बात को कंफर्म करने नहीं दिया कि मिस्टर बैनर्जी की आत्मा ऋत्विक के शरीर से बाहर गई या नहीं। क्या तू कहना चाहता है कि? हाँ, उस दिन हमने 1 करोड़ रुपए का राज तो जान लिया, मगर अनजाने में ही उस बेचारे नवयुवक की आत्मा को, न जाने वो आत्मा कहां है और क्या कर रही होगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। नहीं नहीं, मेरा शरीर, मैं